Hello everyone, welcome to my UPSC. May the new year bring new hope, new goal, new success. Wishing a prosperous 2025. Happy New Year 2025. सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। इसके रेगुलर टेस्ट करवा रहे हैं। 47 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 48 आज डिस्कस करेंगे हम। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए वेबसाइट विजिट करके, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और डिटेल सॉल्यूशन पीडीएफ में भी मिलता है। और भी कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इस नंबर पे पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, जो टेस्ट है इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर होता है। यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलते हैं जिसमें पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चन होते हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी मिलते हैं। जैसे करंट अफेयर्स का टेस्ट हो चुका है, एक मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हो चुका है, और आज ये पॉलिटी का टेस्ट है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट। लेट्स बिगिन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इन इंडिया द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में जजेज के अपॉइंटमेंट पूछा जा रहा है। हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? देखिए, उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट करते टाइम राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से और उस राज्य के गवर्नर से। जैसे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का एग्जांपल लेते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, तो उसमें राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर, तो राष्ट्रपति है जो इन दोनों से परामर्श करते हैं और उसके बाद अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य का जो संबंधित गवर्नर है, राज्यपाल है, उसके परामर्श के बाद की जाती है। जबकि जो अदर जजेज हैं, ये तो हम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा कोई जज का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श नहीं लिया जाता है, उसमें उस कोर्ट के चीफ जस्टिस से लिया जाता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श किया जाता है और गवर्नर से परामर्श किया जाता है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से किया जाता है, उसमें गवर्नर से नहीं। ए इसका करेक्ट आंसर है। इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में भी पूछा गया है पहले। संघ सरकार में जो यूनियन गवर्नमेंट है, संघ, इसमें मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल, ये होते हैं लोकसभा के प्रति। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। और ये कहाँ मेंशन है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि राज्य की बात करें, स्टेट में, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं, जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है राज्य में मुख्यमंत्री के पास होती है, जो मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल 75(3) में मेंशन है, आर्टिकल 75(3) में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिस्पेंसेस जस्टिस पुटिंग इट्स रिलायंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, ये कौन से सिद्धांतों पे भरोसा करते हुए, किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रदान करता है? जब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डिलीवर करता है तो कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, किन सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए न्याय प्रदान करता है? न्याय प्रदान करते समय जो
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कानून का शासन होना चाहिए, कानून के शासन के सिद्धांत पर भरोसा करता है। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी जस्टिस डिस्पेंस करता है तो उसमें रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होगा। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस फॉलोइंग द रिकमेंडेशन मेड बाय, जो केंद्र और राज्यों में जो वित्तीय डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज जीएसटी का पैसा है या और कोई टैक्स का पैसा है या किसी और तरीके का कोई फाइनेंशियल है, तो टैक्स से रिलेटेड होता है ज्यादातर, तो उनका रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन पे करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन? केंद्र राज्य वित्तीय वितरण किसके द्वारा की गई सिफारिशों के बाद होता है? ये फाइनेंस कमीशन जो वित्त आयोग है उसकी सिफारिशों के बाद ये किया जाता है। अभी प्रेजेंट में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिए, क्योंकि अभी रिसेंटली 16वां वित्त आयोग नियुक्त किया गया है, 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। और ये जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में मेंशन है, 280 आर्टिकल। ये अर्ध न्यायिक निकाय होता है, जो वित्त आयोग होता है अर्ध न्यायिक निकाय होता है, और इसका गठन राष्ट्रपति जरूरत पड़ने पर हर 5 साल में करते हैं फाइनेंस कमीशन का गठन। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है, एक प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर होते हैं इसमें। अभी 16वें वित्त आयोग की बात करें हम, तो 16वें वित्त आयोग में इसके चेयरमैन कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, जो पहले नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, पूर्व उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। और इसका सचिव कौन है? 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया है, लेकिन इसके सचिव है रंजनम पांडे। रंजनम पांडे इसके सचिव है, और ये अपनी सिफारिशें 5 साल के लिए देगा। कब से लागू हो जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से, और ये 31 अक्टूबर 2025 को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। एक्चुअल में 31 अक्टूबर 2025 तक ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, लेकिन ये 1 अप्रैल 2026 से और 5 साल के लिए सिफारिशें देगा। ये 5 साल के लिए सिफारिशें देगा, अगले 5 साल के लिए। इससे पहले का अगर हमसे पूछ लिया जाता है कि 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे एन के सिंह। कौन थे? एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन थे, जिसका गठन किया गया था 2017 में। 15वें वित्त आयोग का गठन 2017 में किया गया था, और इसके चेयरमैन थे एन के सिंह। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding Anti-Defection Act? Anti-Defection Act का पूछा है। दल बदल कानून, दल बदल विरोधी अधिनियम भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचियों में दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में प्रावधान है? तो ये दल बदल का जो है 1985 में लाया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसमें है 10th शेड्यूल। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, जो संविधान सभा है उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जब 1946 में बनाई गई थी ये भारतीय संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस टाइम पे संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था BN राव को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड केम इनटू फोर्स ऑन, इसको जो भारत का संविधान है इसको कब तो अडॉप्ट किया था और ये कब से लागू हुआ था? ये पूछा गया है हमसे कि भारत का संविधान है ये कब अपनाया गया और कब लागू हुआ था। भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 से ये प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। पॉलिटी का है ये टेस्ट, पूरे क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। Which part of the constitution reflects the mind and ideals of the framers? संविधान का कौन सा पार्ट है
जो इसको बनाने वालों के मन, उनके आदर्श बताता है। संविधान का कौन सा भाग संविधान निर्माताओं के मन और उनके आदर्श को दर्शाता है? ये प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, जो उनका माइंड और जो उनके आइडियाज थे उनको दर्शाता है। प्रस्तावना में राजनीतिक भी है, नैतिक भी है, धार्मिक मूल दर्शन है, मौलिक मूल्य दर्शन है, सब प्रस्तावना में नजर आता है, प्रस्तावना में दिखता है। In the Indian Constitution, the right to equality is granted by 5 articles. They are भारतीय संविधान में जो राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, ये 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये 5 अनुच्छेद कौन से हैं? समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 to 80, आर्टिकल 14 से 18 है, ये समानता का अधिकार है। कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान है। इसमें विभिन्न आधारों पर ये कई भेदभाव को रोकता है, सभी मामलों में समानता प्रदान करता है। और आर्टिकल 14 से 18 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। Which one of the following rights was described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? B.R. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनमें से किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा बताया था, हृदय बताया था? ये है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर। देखिए कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है, जबकि एक मौलिक अधिकार है, जिसे कहाँ वर्गीकृत किया गया है? तो धर्म के आधार पर भेदभाव एक निषेध है, जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत ये वर्गीकृत किया गया है राइट टू इक्वलिटी में। आर्टिकल 15 रिगार्डिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ, the Indian Constitution makes exceptions in the case of right to equality before the law। ये पूछा है क्वेश्चन में कि कानून के समक्ष समानता के संबंध में भारतीय संविधान किन मामलों में अपवाद बनाता है? देखिए ये आर्टिकल 361 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार का अपवाद। इसमें राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसमें एक्सेप्शन क्या है? प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये एक्सेप्शन है। इक्वलिटी बिफोर लॉ पूछा है, बी दिस वन, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, बी पहला और दूसरा, ये सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, दिस वन, पहला और दूसरा ये सही है इसका। Which one of the following sets of articles in part 3rd of the Constitution emphasizes in secular character? सेकुलर की बात हो रही है, पंथ निरपेक्ष। संविधान का जो भाग 3rd है, पार्ट 3rd, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद इसके जो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष चरित्र है उस पर जोर देता है? ये आर्टिकल 25 to 28 है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र पेशा, अभ्यास, प्रचार। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है धर्म के प्रचार के लिए स्वतंत्रता, इसमें कराधान से स्वतंत्रता है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। और आर्टिकल 30 क्या है? अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। और आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ऊपर पढ़ा था। तो ये आर्टिकल 25 to 30 आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बात है सेकुलर कैरेक्टर की,
तो ये 25 to 28। देखिए टेस्ट सीरीज से आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, थ्रोली टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। पहले टेस्ट का जो डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ है उसको पढ़िए, फिर जो प्रैक्टिस टेस्ट है उससे रिलेटेड वो दीजिए। तो आपका आगे जब रिवीजन करवाएंगे तो रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, और आप निश्चिंत रहिए, जनरल स्टडीज के पेपर में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। Which one of the following was added to the list of original fundamental rights but removed later? इनमें से कौन सा है जो मूल मौलिक अधिकारों की सूची में जोड़ा गया था लेकिन बाद में हटा लिया गया? जो मूल मौलिक अधिकार हैं ओरिजिनली उनमें था पहले लेकिन बाद में हटा लिया गया, ये था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 है जो हटा लिया गया था। मंडमासीज, मंडमास क्या है ये पूछा है। परम आदेश क्या है? परम आदेश देखिए एक रिट होता है, ये रिट पॉलिटी में पढ़ाई हुई है आपको कितनी तरह की रिट होती है, और वो सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी सारे आप देख लीजिएगा। ये रिट फ्रॉम ए सुपीरियर कोर्ट कमांडिंग सम ऑफिसर और पर्टिकुलर अथॉरिटी टू डू ए स्पेसिफिक एक्ट। ये किसी उच्च न्यायालय से प्राप्त रिट जिसमें किसी अधिकारी को या किसी विशेष प्राधिकारी को कोई स्पेशल विशेष कार्य करने का आदेश दिया जाता है, उसको परम आदेश कहते हैं। किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को, किसी पर्टिकुलर कमांडिंग ऑफिसर को या कोई स्पेशल काम करने के लिए जो आदेश दिया जाता है, ये है मंडमास परम आदेश। The purpose of the inclusion of directive principle of state policy in the Indian Constitution is to establish, इसका भारतीय संविधान में जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करता है, इनमें से कौन सा है? पर्पज पूछा है डीपीएसपी का, यह है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। The objective of including directive principle of state policy says that the state shall seek to ensure, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको शामिल करने का उद्देश्य यह है कि राज्य ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको इंक्लूड करने का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या था, ये क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और जहां राज्य लिखा रहता है, देखिए स्टेट का मतलब पॉलिटी में कंट्री से ही होता है, पर्टिकुलर कोई राज्य से नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनसे नहीं, ये यहाँ कंट्री के बारे में ही बात होती है। इसका जो सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ये टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही ये मकसद था, इसीलिए इनको इंक्लूड किया गया है। और टाइम टाइम पे बहुत सारी चीजें डीपीएसपी में से ली जाती है और उनको कानून बनाया जाता है। बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, ये कहां से लिया है? ये पूछा है कि फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज फ्रॉम विच दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, ये उनके स्रोतों का मिलान करना है जिनसे उन्हें शामिल किया गया है भारतीय संविधान में, मतलब ये कहां से, किस देश से लिए गए हैं, वो पूछा जा रहा है। तो जो अधिकार विधेयक और न्यायिक समीक्षा है, बिल ऑफ राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, ये लिया गया था हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जो संसदीय प्रणाली है, ये कहां से लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है हमने ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी लिया है हमने आयरलैंड से। रेजिडरी पावर्स विद सेंटर, जो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये कहां से लिया है? ये कनाडा से लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3124, दिस वन। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इस तरीके का,
अमंग द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बी लिस्टेड, इनमें से समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों में सूचीबद्ध किया जा सकता है। कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो समाजवादी कैटेगरी में आते हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि गांधीवादी प्रिंसिपल कौन से हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन से हैं, ये पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों में सूचित किया जा सकता है। तो जो समाजवादी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो स्पेशली सोशलिस्ट कैटेगरी के हैं या जो नेचर उनका सोशलिस्टिक है, वो कौन से हैं? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन के संकेंद्रण की रोकथाम, राइट टू वर्क, ये दोनों सोशलिस्ट कैटेगरी के हैं। Under which article of the Indian Constitution did the President give his assent to the Ordinance on Electoral Reform when it was sent back to him by the Union Cabinet without making any changes? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश को अपनी मंजूरी दी थी, जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना किसी बदलाव के उन्हें वापस भेज दिया था? राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर है ऐसा कि जब राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश है चुनावी उनको मंजूरी दी थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना किसी बदलाव के ही उन्हें वापस भेज दिया था? तो राष्ट्रपति के पास पावर है ऑर्डिनेंस पावर, और वो ऑर्डिनेंस पावर देता है राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 बी। If the Prime Minister of India belong to the upper house of Parliament, Prime Minister of India belong to the upper house of Parliament, यदि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो संसद के उच्च सदन के का होता है, अगर लोकसभा से नहीं चुन के आए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, उस कंडीशन में पूछा गया है। उस कंडीशन में क्या होगा? He will not be able to vote in his favor in the event of no confidence motion। जब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा उस कंडीशन में प्रधानमंत्री वोट नहीं कर सकते। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर वोट नहीं कर सकते अगर वो अपर हाउस के मेंबर हैं, अगर वो राज्यसभा से चुन के आए हैं तो। When does the President of India have a choice in the appointment of the Prime Minister? भारत के राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की नियुक्ति का विकल्प कब होता है? भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कब कर सकता है, उनके पास कब विकल्प होता है ये? When no single party has an absolute majority in the Lok Sabha, किसी सिंगल पार्टी के पास अगर लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जब लोकसभा में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं हो। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आपको इसी तरीके से टेस्ट मिलते रहेंगे आपके टॉपिक वाइज, पूरी यूनिट वाइज, फुल लेंथ टेस्ट। आप कंटिन्यू पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, मैसेज करके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।